सुकूनती की आमद पर सरस्वती चौंकी। मैडम, मैं ये पूछने आई हूँ कि आप दोनों के लिए कॉफी बना दूं या मिश्रा जी के आने के बाद पेश कर दूं? सरस्वती ने अपना लहजा मुमकिन हद तक मामूल के मुताबिक रखते हुए कहा, हमारा ख्याल है मिश्रा भी कुछ ही देर में पहुँचने वाले होंगे। हम कॉफी इकट्ठे पियेंगे। तुम ये बताओ, रात के खाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली? सुकूनती ने बताया कि वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। बोली, आप रोहित जी से पूछ लें कि क्या ये कोई खास भोजन पकवाना पसंद करेंगे। मैंने झट से कहा, नहीं, मुझे किसी खास खाने की तलब नहीं है। वैसे भी आपके यहाँ तो हर खाना इतना लजीज पकता है कि पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। मेरी बात सुनकर सरस्वती मुस्कुराई, ताहम सुकूनती के होंठों पर कहीं ज्यादा जानदार मुस्कुराहट थी। उसने यकीनन इस तारीफ को मुकम्मल तौर पर अपने खाते में डाल लिया। एक तरह से खुद मेरा भी यही मकसद था। बहरहाल वो सरस्वती से नजर बचाकर मुझे एक भरपूर मुस्कुराहट से नवाजते हुए झूमती हुई बावर्ची खाने की तरफ चली गई। उधर सरस्वती भी गोया ख्वाबों की वादी से वापस आ चुकी थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसने मिश्रा का रिश्ता आने पर अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक हाँ तो कह दी, लेकिन शर्त लगाई थी कि वो पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी। मिश्रा के खानदान ने पहले तो उसकी शर्त मान ली, लेकिन मंगनी होने के कुछ ही दिन के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और जल्द से जल्द शादी करने पर इसरार करने लगे और बसूरत दीगर रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। सरस्वती अपने वालिदैन के इसरार पर अपनी जिद तोड़ने पर मजबूर हो गई, लेकिन अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल न कर पाने का उसे आज तक अफसोस है। ये सुनकर मैंने उसे कहा, ये बताइए कि आपने बाद में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने आजुर्दगी से कहा, बस जिंदगी ने मोहलत ही न दी, बल्कि दिल इतना उचाट हो गया था कि कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आप अब भी अपना BA मुकम्मल कर सकती हैं। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है आपके पास वक्त की कमी है और ना जहानत की। प्राइवेट इम्तिहान दे दें, मैं शर्त लगाता हूँ कि बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगी। मुझसे जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी मदद और रहनुमाई करूंगा। मेरी बात सुनकर वो चौंकी और फिर कुछ सोचकर पुरजोश लहजे में बोली, बिलाशुबा ये बहुत अच्छा मशवरा है, हम यकीनन ऐसा कर सकते हैं, बल्कि जरूर करेंगे। इस मशवरे के लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो फिर BA करने के बाद MA भी कर डालें। मुझे पूरा यकीन है कि आप में इसकी पूरी सलाहियत और लियाकत मौजूद है। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है हमारा अंदाजा दुरुस्त है। खैर, हमें यकीन है कि आपका ज़ौक़ इतना भी गिरा हुआ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा लगाने पर इक्तिफा किया। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसने दरअसल ढके छुपे अंदाज में मुझे ऐसी किसी भी हरकत से दूर ही रहने का इंतबाह किया है। उसका मुझ पर हक जताने का ये अंदाज मेरे लिए खुशकुन था। इसका मतलब ये था कि मेरी कोशिशें इत्मीनान बख्श नताइज ला रही हैं। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए, आप इतने बरसों से एक फाइटर पायलट के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, कभी उनके साथ आसमान की बुलंदियों की सैर करने को दिल नहीं चाहा? मेरी बात सुनकर सरस्वती ने कदरे बेजारी से कहा, नहीं, कभी नहीं। मुझे ऊंचाई से खौफ आता है। फाइटर एयरक्राफ्ट में तो मेरी जान निकल जाएगी। मैंने अपने लहजे में इश्तियाक भरते हुए कहा, लेकिन मुझे बिजली की रफ्तार से आसमान पर उड़ते कलाबाजियां खाते जंगी तैयारे में परवाज करने का बेपनाह इश्तियाक है। जिंदगी ने मुझे दरबदर न भटकाया होता तो शायद मैं भी फाइटर पायलट बन चुका होता। मुझे फाइटर पायलट्स को देखकर रश्क आता है। सरस्वती ने कहा, और अगर मिश्रा जैसा हो तो मुझे हंसी आती है। ये कहकर वो हंस पड़ी और हंसती चली गई। मैं भी उसके साथ हंसने लगा, लेकिन फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया जिसने मुझे मुस्तरिब कर दिया। अब मैं जल्द से जल्द लाइब्रेरी में पहुंचने के लिए बेताब था। मेरी ये उजलत किताबों की कशिश से ज्यादा एक अंदेशे की तस्दीक या तरदीद से मुताल्लिक थी जो अचानक मेरे जहन में जाग उठा था। साथ साथ मैं इस दौरान में दिल ही दिल में खुद को लान तान भी कर रहा था कि ये बात तो मुझे इस महल नुमा रिहाइश में कदम रखते ही सोच लेनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने सरस्वती को कहा, आप ये बताइए कि मैं अपने कमरे तक पहुंचने के लिए बाहर वाला रास्ता इख्तियार करना चाहूं तो मुझे दरवाजा मुकफ्फल तो नहीं मिलेगा? मेरी बात सुनकर उसने फखर आमेज लहजे में कहा, आपको रात के वक्त ख्वाबगाहों के सिवा हर दरवाजा गैर मुकफ्फल मिलेगा। अकबी दरवाजे में मौजूद कुफल लांबा ने खोलकर उसकी कुंजी हमारे हवाले कर दी है और अब उसे भी खुला ही रखा जाएगा। वहाँ कुफल लगाना भी रस्मी सी कार्रवाई थी, वरना हमारे घर तक सिक्योरिटी के 3 हलकों से गुजर कर ही पहुंचा जा सकता है। लिहाजा आप पर कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं है। बैरूनी दरवाजे से अपने कमरे में चले जाएं या जी चाहे तो अंदर वाला रास्ता इख्तियार कर लें। मैंने मिठास भरे लहजे में कहा, इस करम नवाजी के लिए मैं तहे दिल से ममनून हूँ जी। अब आपसे क्या पर्दा? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि मैं सुबह सवेरे बाकायदगी से और अक्सर शाम को भी तवील चहल कदमी का आदी हूँ।
बार बार यहाँ से होकर जाना खुद मेरे लिए भी जहमत का बायस होगा। अब ये भी बता दीजिए कि दर्जनों एकड़ पर मुहित अहाते के किसी गोशे तक रसाई ममनू तो नहीं है। मैं सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से पूछ रहा हूँ। दरअसल मुझे बंदूक की नाल का रुख अपनी छाती की तरफ देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने दानिस्ता अपने आखिरी जुमले को मिजाह का रंग दे दिया। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई, बोली आप जहाँ जाना चाहें बेफिक्र होकर जाएं, कोई रोक टोक नहीं करेगा। अहाते के आखिरी सिरे की तरफ सिक्योरिटी वालों के रिहायशी क्वार्टर हैं, लेकिन वहाँ भी कोई फैमिली मुकीम नहीं। अलबत्ता चांदमारी के गोशे की तरफ से गुजर हो तो ये एहतियात बरतना खुद आपके हक में बेहतर होगा कि निशानेबाजी की मशक करने वालों के सामने से न गुजरें। उसने भी अपने आखिरी जुमले में तफन्नुन का रंग शामिल कर दिया था, जिस पर मैंने हंसते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ जितना बज़ाहिर नजर आता हूँ। वैसे मुझे खुद भी शिकार का खासा शौक है और मैं शॉटगन अच्छी तरह चला लेता हूँ। अलबत्ता पक्की राइफल से निशाना लगाने में मुझे ज्यादा महारत नहीं है। सरस्वती ने खुशगवार लहजे में कहा, फिर तो आपके लिए अपना निशाना पक्का करने का बेहतरीन मौका है। कई तरह की राइफलें और मुफ्त का एमुनेशन हर वक्त आपको अपना मुंतजिर मिलेगा। मैंने कहा, आपकी ये पेशकश बिलाशुबा ललचा देने वाली है सरस्वती जी, लेकिन मैं इससे अंधाधुंध फायदा उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। आपकी दरिया दिली और मेहमान नवाजी की वजह से पहले ही कुछ लोग खासे नाराज लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंकी, फिर ठोस लहजे में बोली, अगर आप लांबा की बात कर रहे हैं तो फिक्र न करें, उसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे किसी फैसले पर कोई एतराज उठा सके, और अगर आपका इशारा मिश्रा की तरफ है तो उससे निमटना हमें बखूबी आता है। अगर उसके कुछ बस में होता तो आपको यहाँ मुंतकिल होने से न रोक लेता। उसके लहजे में एतमाद बल्कि तफाखुर की फरावानी थी। मैंने इजहार तशक्कुर के लिए सर को जुम्बिश दी तो उसने बात आगे बढ़ाई, बोली, अब आपने अपने इतना चाको चौबंद होने का राज खोल ही दिया है तो बेफिक्र होकर घूमे फिरें और बेंगलोर के खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाएं और अपने बदखाहों से नबरदाजमा होने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। मैंने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटा कुतुब खाने में अपनी पसंद की किताबों के इंतखाब में सर्फ करूंगा, उसके बाद बाहर की सैर की बारी आएगी। सरस्वती से रुखसत होकर मैं अंदरूनी रास्ते से ही लाइब्रेरी में पहुंच गया। मैं इस दौरान में गहरी नजरों से जायजा ले चुका था कि सखोंती या कोई और मुलाजिम आसपास कहीं मौजूद नहीं। अंदर दाखिल होने के बाद भारी भरकम चौबी दरवाजा मैंने बंद कर दिया और हॉल के वस्त में रखी मुताले की मेज के पास पहुंचकर घुटनों के बल कालीन पर बैठ गया। मेरी नजरें भारी भरकम मेज के निचले हिस्से के तमाम गोशों का बारीक बीनी से जायजा ले रही थी। तहम मुझे वहाँ कोई मशकूक आला हत्ता के कोई सुराख भी दिखाई न दिया। तहम मैं जानता था कि ट्रांसमीटर जैसा कोई जासूसी आला छुपाने के लिए मेज का खोखला पाया बेहतरीन जगह होती है। लिहाजा मैंने बारी बारी मेज के 6 के 6 पायों का चारों तरफ से गहरी नजरों से जायजा लिया। मुझे उनकी बनावट में कोई गैर मामूली चीज नजर न आई। मैं कोशिश के बावजूद कोई ऐसा सुराख न ढूंढ सका जिसे माइक तक आवाज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आखिरी एहतियात के तौर पर मैंने कमर का जोर लगाकर सब पायों को बारी बारी कालीन से उठाकर जायजा लिया। वो सब नीचे से ठोस थे और उनमें कोई तार वगैरह ढूंढने में मैं नाकाम रहा। मेज की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने मेज के गिर्द मौजूद 6 कुर्सियों का बारी बारी गौर से जायजा लिया, हत्ता कि उन पर मौजूद तबीज गद्दियों को भी अच्छी तरह दबा कर देखा, लेकिन कोई काबिल तवज्जो चीज तलाश करने में नाकाम रहा। किताबों की अलमारियों में पोशीदा ट्रांसमीटर तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। उनका मेज से फासला अच्छा खासा था और ट्रांसमीटर तक पहुंचते पहुंचते आवाज नाकाबिले फहम हो जाएगी। मैं लगभग मुतमईन होता चला गया कि कम से कम अभी यहाँ कोई ट्रांसमीटर जैसा जासूसी आला नस्ब नहीं है। शायद इसलिए मैं लगभग अचानक यहाँ आन टपका था और मुझसे पहले किसी मेहमान को लाइब्रेरी सौंपने की नौबत ही नहीं आई होगी। मैंने गहरी नजरों से जायजा लिया कि अपनी इस कार्रवाई की अलामत तो वहाँ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ ठीक लगा। मेरा वहाँ बैठकर मुताला करने का पहले भी कोई इरादा नहीं था। लिहाजा मैं अपने कमरे में जा पहुंचा और एक पाजामा और टी-शर्ट पहनकर अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दरवाजा खोलने ही लगा था कि मेरे जहन में बिजली सी चमकी। दरवाजे के लट्टू की तरफ बढ़ता मेरा हाथ रुक गया और मैं उल्टे पांव लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। मैं इस दौरान मुंह ही मुंह में खुद को कोस रहा था कि इस तरह की अहमकाना गफलत किसी न किसी दिन मुझे ऐसी जिक पहुंचाएगी कि इजाला नामुमकिन होगा। चंद ही लम्हों के बाद मैं एक बार फिर बेआवाज कदमों से मुताल्ले की मेज के पास मौजूद था। अब मेरी नजरें मेज से लगभग 4.5 फुट की बुलंदी पर बलदार तारों से मुअल्लक चारों लैंपों पर जमी हुई थी। करीब से जायजा लेने के बावजूद मुझे उनमें नस्ब कुमकुमों के आसपास बज़ाहिर कोई गैर मामूली चीज दिखाई न दी। अब उनके ऊपरी हिस्से का मुआयना दरकार था जो मेरी नजरों से ओझल था। मैंने हाथ बढ़ाकर उनमें से एक लैंप को नीचे की तरफ खींचने का सोचा, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। मैं अपने जूते उतार कर निहायत एहतियात से कुर्सी पर चढ़ा।
लैंपों के ऊपरी हिस्से अब मेरी नजरों के सामने थे। मैंने अलग अलग कुर्सियों पर चढ़कर बारी बारी चारों लैंपों का करीब से जायजा लिया, लेकिन कोई मशकूक चीज दिखाई न दी। अपना ये शक भी दूर होने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर अकबी दरवाजे से घूमने फिरने निकल गया। मैं कुछ देर महल के उसी पहलू में बने सरसब्ज लॉन में घूमता रहा। वहाँ मखमली सब्ज घास के दरमियान जाबजा तरह तरह के फूलों के कई तख्ते और फलदार दरख्त उगे हुए थे। साफ लग रहा था कि उनकी बाकायदगी से देखभाल की जाती है। मैं टहलते टहलते कमांडेंट हाउस के अकबी रुख पर चला गया। वहाँ भी बागीचा मौजूद था, लेकिन लगभग 100 गज बाद तरह तरह की सब्जियों के खेत शुरू हो गए थे। खेतों के दोनों तरफ और अकब में खुदरौ झाड़ियों का खत्म न होने वाला सिलसिला दिखाई दे रहा था। आगे जाकर तो झाड़ झनकार और बेतरतीब दरख्तों ने बाकायदा जंगल की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं सब्जियों के खेतों तक जाकर वापस पलट आया। मुझे नजरें दौड़ाने के बावजूद महल की सिक्योरिटी के अमले के रिहायशी क्वार्टर दिखाई न दिए थे और न ही कोई गार्ड वगैरह दिखाई दिया। मगरिब का वक्त करीब था, लिहाजा मैंने मजीद जायजे का काम अगली सुबह तक के लिए छोड़ दिया और वापस अपने कमरे में पहुंचकर मिर्जा इस्माइल की सवाने हयात लिए बिस्तर पर नींद दराज हो गया। मैं अभी पहले बाब यानी 19वीं सदी का मैसूर के इब्तिदाई चंद सफात ही पढ़ पाया था कि लाइब्रेरी की जानिब वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने कहा, दरवाजा खुला है, आ जाएं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो सखौंती थी। मेरा अंदाजा है कि उसने इस तरफ आने से पहले कुछ मिनट आईने के सामने भी सर्फ किए थे, क्योंकि वो निस्बतन निखरी निखरी सी नजर आ रही थी। वो करीब आई तो टेल्कम पाउडर की महक ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। वो मुझे देखकर लगावट भरे अंदाज में मुस्कुराई। मैंने उसकी मेहनत रायगा करना मुनासिब न समझा। कहा, क्या बात है सखौंती, बड़ी तैयारी करके आई हो, बिल्कुल गुलो गुलजार जगमग सी नजर आ रही हो। अपनी तारीफ सुनकर उसका सांवला चेहरा खुशी से वाकई चमक उठा। वो बोली तो उसके लहजे में एक अजीब सा सुरूर नुमाया था। बोली, मजाक न करे रोहित जी, मैंने क्या तैयारी करनी है, बस रसोई से निकली और मुंह धोकर सीधी आ गई हूँ। मैंने कहा, तुम तो किसी तैयारी के बगैर भी कयामत हो सखौंती। लगता है उम्र के गुजरे बरसों ने तुम पर बिल्कुल असर नहीं किया। थोड़ा बहुत हार सिंगार कर लो तो रातों की नींद उड़ जाएंगी देखने वालों की। वो यकलख्त उदासी हो गई। बोली, हार सिंगार तो रुपए वाले किया करते हैं रोहित जी, मुझ गरीबी गृहस्थ के पास तो चांदी के झुमके तक नहीं है। मैंने उसकी बात सुनकर चौंकने का नाटक किया और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा हुस्न किसी सहारे का मोहताज तो नहीं है सखौंती, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का जेवर तो हर खूबसूरत औरत का हक होता है। मेरी बात सुनकर उसने एक सर्द आह भरी। बोली, मुझ दुखियारी से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें न करो रोहित जी। छुटपन के जमाने से ही मैंने सोने चांदी के छल्लों के सपने देखने छोड़ दिए थे। 2 वक्त की रोटी, तन ढांपने को कपड़े मिल जाएं, बस यही बहुत है। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो गुफ्तगू को किस तरफ ले जा रही है और खुद मैं भी यही चाहता था। मैंने मीठे लहजे में कहा, ऐसी दिल दुखाने वाली बातें न करो सखौंती, भगवान से प्रार्थना करती रहो, वो जरूर तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा। मैंने शायद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब नहीं दिया था, लिहाजा उसने बुझे हुए से लहजे में कहा, प्रार्थना करते करते तो एक जीवन बीत गया है रोहित जी। हम दुखियारों की सुनने का ऊपर वाले के पास भी समय नहीं है। फिर उसने गोया खुद को संभालते हुए कहा, मैं बताने आई थी कि मिश्रा जी दफ्तर से आ गए हैं और आपको कॉफी पर बुला रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। वो मायूस से कदमों के साथ वहाँ से चल पड़ी। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। उसके जाने के चंद मिनट के बाद मैं भी लाइब्रेरी के रास्ते अंदर की तरफ चल पड़ा। मिश्रा और सरस्वती नशिस्त गाह में गोल मेज के गिर्द बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उन दोनों को नमस्कार किया। मिश्रा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पुरजोश लहजे में बोला, आज का दिन कैसा गुजरा रोहित जी? कैसा लगा कमांडेंट हाउस और हमारी बेगम की मेहमान नवाजी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी मेहमान ऐसे सवालात का जवाब तारीफी अल्फाज में ही देगा, लेकिन ये हकीकत है मिश्रा जी कि मैंने जब से आपके घर में कदम रखा है मुसलसल मरूब हुए जा रहा हूँ। यूं लगता है जैसे किसी की दुआ मेरे हक में ऊपर वाले ने कबूल कर ली है। वो सब बिन मांगे मिल रहा है जिसकी मैं जिंदगी भर आरजू करता रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो खिल उठा। बोला, मुझे यकीन था हमारे यहाँ कयाम आपके लिए पुरलुत्फ साबित होगा, लेकिन ये तो बताइए कि सबसे अच्छा क्या लगा? मैंने कहा, मैं आपकी बेगम की सलीका शारी और मेहमान नवाजी की शान में जमीन आसमान के कलाबे मिलाना चाहता हूँ, लेकिन सच्ची बात कहूँ तो मेरी सताइश का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो शख्स है जो अब इस दुनिया में नहीं। दर हकीकत मुझे आपके दौलत खाने में मिर्जा इस्माइल का कुतुब खाना सबसे ज्यादा पसंद आया है। मेरा बस चले तो सारी जिंदगी इसी आलीशान लाइब्रेरी में गुजार दूं। मेरी बात सुनकर मिश्रा ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ सरस्वती को देखा और फिर एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया।
बोला आपने हमारा दिल खुश कर दिया रोहित जी। वैसे मुझे पहले ही अंदाजा था कि आप जैसे लिखारी को किताबों की कुर्बत में बहुत मजा आएगा, और मुझे यकीन है कि मैंने कोशी बेकरी से जो आलू बुखारा केक मंगवाया है उसे खाकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी असना में सकूंती कॉफी के साथ एक तबाक में बड़ा सा केक भी ले आई। उसे टुकड़े टुकड़े करके बांटते हुए सरस्वती ने कहा, खाने पीने के मामले में मिश्रा के ज़ौक का जवाब नहीं है रोहित जी। ये बेकरी अपने इस केक के हवाले से मशहूर है, चख कर बताइए आपको कैसा लगा। केक काफी खुश जायका था, ताहम मैंने तारीफ में हाथ कुछ ज्यादा ही खुला रखा, जिससे वो दोनों खुश हो गए। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए अपने शौहर को मुखातिब किया, बोली कल सुबह आप किस वक्त दफ्तर जाएंगे? मिश्रा ने कहा, रोजाना के वक्त पर। सरस्वती ने कहा, ठीक है, हम कल रोहित जी को सुल्तान टीपू के गरमाई महल की सैर पर ले जाएंगे। मैं सकूंती को दोपहर के खाने का समझा कर जाऊंगी। हमारी वापसी शाम तक होगी, ठीक है? जाने क्यों मुझे लगा कि मिश्रा ये सुनकर नाराज होने की बजाय खुश हो गया है, ताहम उसने अपने रवैये से ऐसा कोई तासुर न दिया। बोला, ठीक है, लेकिन शाम की कॉफी हम साथ पियेंगे, उसके बाद रात को हमारी मर्दाना महफिल जमेगी। मुझे रोहित से बहुत सारी बातें करनी हैं जिनमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, ऐसी कोई महफिल जमानी हो तो इन्हें अपने नंदी पहाड़ी वाले फॉरेस्ट गेस्ट हाउस ले जाओ। हमारे घर में जो भी महफिल जमेगी उसमें हम शामिल होंगे, समझ गए आप दोनों? फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का सुनकर मिश्रा कुछ खिसियाना सा हो गया और उसने बात बदलते हुए कहा, लांबा ने बताया है कि मिस्त्री ने मोटरसाइकिल सुबह पहुंचाने का वादा किया है। आप उससे मजीद डांट डपट मत करना। बेचारा रूहान सा हो रहा था कि मैडम मुझे मेहमान के सामने जलील करती हैं। उसकी बात सुनकर सरस्वती ने कहा लगाया और फिर अपनी हंसी पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा, ये वाकई कलयुग है मिश्रा जी। अब लांबा जैसे इंसान को भी अपनी तजलील का एहसास तंग करने लगा है। असल में उसे ये डर सता रहा होगा कि कहीं मैं रोहित जी के सामने उसकी असलियत बयान न कर दूं। उसे कह देना कि अपनी औकात में रहे, वरना मैं उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहने दूंगी। सरस्वती ने एक अच्छे खासे बड़े सरकारी ओहदेदार के बारे में ये तौहीन आमेज बात की थी। मामूल की सूरत हाल में मिश्रा को उसे जबान खुलवाने में एहतियात बरतने का इंतबाह जरूर करना चाहिए था, लिहाजा उसने जवाब में खोखली सी हंसी पर इक्तिफा किया और एक बार फिर मौजू बदल दिया। बोला, वो मैं ये बताना भूल ही गया कि महाराजा जी ने हफ्ते के दिन बेंगलोर महल में ज़ियाफत में मदू किया है, जिसके बाद दरबार हॉल में महफिल मौसीकी का एहतमाम होगा। ये सुनकर सरस्वती कदरे नागवार लहजे में बोली, ज़ियाफत तक तो ठीक है, लेकिन मौसीकी के नाम पर तो महाराजा जी वही पक्के राग और कन्नड़ लोकगीत सुना सुना कर जिंदगी से बेजार कर देंगे, और सितम जरीफी ये कि दिल खोल कर दाद भी देनी पड़ेगी। भाई आखिर रियासत के महाराजा जो हैं। उसकी बात सुनकर मिश्रा ने कहा लगाया और सरस्वती की हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, महाराजा के माल से तरह तरह के शाही खानों से लुत्फानंदोज होने के बाद उनकी इतनी दिलजुई तो हमें करनी ही चाहिए। अगर आपको मकामी गीतों से उलझन आती है तो मैं उन्हें मगरबी मौसीकी के शाहकार सुनाने की फरमाइश कर दूंगा। बेदोविन के तो वो आशिक हैं, एक के बाद एक धुन बजाते और गाते चले जाएंगे। सरस्वती ने नाक चढ़ाकर कहा, हमें तो माफी रखें, हम अपने घर पर भी छोटी मोटी ज़ियाफत कर लेंगे। आप चले जाइएगा, हमारी तबीयत नासाज होने का बहाना करके माजरत तलब कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर मिश्रा शरारत से मुस्कुराया, बोला, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन महाराजा ने बताया था कि ये मजलिस उनकी बड़ी बहन रानी विजया देवी की मैं के आमद के सिलसिले में सजाई जा रही है, और मेरा ख्याल है महाराजा सिर्फ सामे की हैसियत से महफिल मौसीकी में शरीक होंगे। सब गाना बजाना रानी विजया ही करेंगी। ये सुनते ही सरस्वती का चेहरा खुशी से खिल उठा। बोली, ओ फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। विजया जी तो फरमाइश करने पर लता मंगेशकर के हिंदी फिल्मों के गाने इतनी खूबसूरती से गाती हैं कि बाज़ औक़ात तो खुद लता जी को भी पीछे छोड़ जाती हैं। उनसे तो गुफ्तगू करने में भी बहुत मजा आता है। मिश्रा ये सब सुनकर मुस्कुराया और शरारती लहजे में बोला, बस इतनी जल्दी इरादा बदल गया आपका? खैर, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है आप एक शानदार वीकेंड गुजारने का ये मौका जाया नहीं करेंगी, मगर जरा जल्दी तैयार हो जाइएगा। दोपहर को ही वहां पहुंचना है ताकि महाराजा वुडेर के साथ गपशप लगाने और शतरंज की एक आध बाजी लगाने का भी वक्त मिल जाए। सरस्वती ने कहा, ठीक है, लेकिन रोहित जी भी हमारे साथ चलेंगे। बेंगलोर महल की सैर का ऐसा मौका इन्हें और कब मिल पाएगा? फिर उसने मुझे मुखातिब किया, बोली, क्यों रोहित जी, चलेंगे ना हमारे साथ? मैंने एक नजर मिश्रा की तरफ देखा। अगर उसे सरस्वती की तरफ से मुझे ये दावत बुरी भी लगी थी तो उसने अपने चेहरे पर नागवारी के तासुरात जाहिर न होने दिए। ये देखकर मैंने अपने लहजे में दुनिया भर का इश्तियाक भरते हुए कहा, क्यों नहीं चलूंगा सरस्वती जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इस मेहरबानी पर मैं तहे दिल से आप दोनों का एहसान मंद रहूंगा।
आप दोनों मेरे यहाँ कयाम को यादगार बनाने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे। जो कुछ मैंने बेंगलोर महल और महाराजा वुडेर के बारे में पढ़ा और सुना है, उसकी रोशनी में परसों तक का इंतजार मेरे लिए सबर आजमा बन जाएगा। मैंने इजहार तशक्कुर में जानबूझकर मिश्रा को बराबर का शरीक रखा था, जिसका हस्बे ख्वाहिश नतीजा निकला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करें रोहित जी, मैं खुद आपको बेंगलोर महल के तमाम गोशों की सैर करवाऊंगी। वो वाकई काबिल दीद मकाम है। मैंने एक बार फिर दिल खोल कर उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी मेहमान नवाजी और दरिया दिली के गुन गाए। शायद दुनिया में तारीफ से ज्यादा कारगर मंत्र कोई और नहीं है जो पत्थर को भी पिघला देती है। फिर वो दोनों सताइश भरे अल्फाज में रानी विजया देवी के बारे में बातें करने लगे कि वो महाराजा वुडेर की बड़ी बहन है जो कम उम्री से मौसीकी और रक्स के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी और रियासत कोटड़ा संगानी के हुक्मरान ठाकुर प्रदेव से शादी के नतीजे में 4 बच्चियों की मां बनने के बावजूद आज तक उनकी जिंदगी का यही मकसद है। मैं हत्तुल इम्कान उनकी बातों में गहरी दिलचस्पी का इजहार करता रहा। फिर मिश्रा शायद बेख्तियार रानी विजया के हुस्नो जमाल की तारीफों में लग गया और उसके दिलकश नुकूश और मुतनासिब बदन के कसीदे पढ़ने में इतना महव हो गया कि सरस्वती के बदलते तेवरों की तरफ ध्यान ही न दे सका। बिलाखिर सरस्वती खूंखार लहजे में लगभग चीख उठी, बोली, अगर रानी के हुस्न ने इतना ही दीवाना बना रखा है मिश्रा जी, तो उसके खादिम की नौकरी के लिए अर्जी डाल दो, लेकिन हमें यकीन है कि वो तुम्हें मुस्तरद कर देगी। हम जानते हैं तुम उस पर डोरे डालने की नाकाम कोशिश कर चुके हो। उसकी ये बात सुनकर मिश्रा बुरी तरह सटपटा गया। उसने झेंपी नजरों से मुझे देखा और शिकायत भरे लहजे में अपनी बीवी को मुखातिब किया। बोला, तुम्हारा ये अंदाजा बिल्कुल गलत है सरस्वती, और कम से कम हमारे मौजूद मेहमान के सामने तो ऐसी बातें न करें। सरस्वती ने उसकी इल्तिजा सुनकर कहा, हमसे शिकायत करने की बजाय अपने तौर तरीके ठीक करें मिश्रा जी। हम कुछ न भी कहें तो ऐसी बातें पोशीदा नहीं रहती। रोहित जी जैसे समझदार इंसान को तो वैसे भी सारी समझ आ चुकी होगी। मिश्रा कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसने सरस्वती की तरफ से बेंगलोर महल के दौरे की तैयारियों का मौजू छिड़े जाने पर इत्मीनान का सांस लिया। कुछ देर मजीद वहां बैठने के बाद मैं उनसे इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया और रात के खाने तक अपने कमरे में मिर्जा इस्माइल की सवाने हयात पढ़ता रहा।